पिछले साल का फ्यूल क्या है? 69284। अब ये है लाइट्स इनटू फ्यूल कॉस्ट पर फ्लाइट। अब आप इसमें फ्यूल कॉस्ट का 1.02 लगाते जाएंगे। हाँ ठीक है, जो है वो पिछले हाँ ना 1.02 इस पे होता जाएगा और 1.04 इस पे होता जाएगा। ठीक है, सही है ना? ऐसे ही है या मेरा नहीं दिमाग काम कर रहा? 77965 82705 877। ये गलत है। 83500 89429 95779। ठीक, और ये जो अदर कॉस्ट ऑफ सर्विस है, ये पिछले साल यानी 2015 वाली कैसे निकलेगी? जो इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है उसमें से फ्यूल कॉस्ट माइनस कर लें, तो अब जो बाकी रह जाएगी उसको बस इक्वल टू दबाएं और इनटू 1.08 करते जाएं। एट 4062 90787 98050 1014365। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज हो गई। उसके बाद अगली आइटम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इनके बारे में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है नीचे वाले में कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 8% बढ़ेंगे। और डेप्रिसिएशन का क्या? और डेप्रिसिएशन ऊपर वाले पॉइंट 5 में लिखी हुई है कि 20% है, तो डेप्रिसिएशन सेम रहेगी कि वो भी बढ़ेगी? बढ़ेगी। चलें डेप्शन बढ़ा लेते हैं। डेप्शन का करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता, टैक्स के बाद एड बैक करना होता है, तो टैक्स ही नहीं है तो इसलिए डेप्रिसिएशन की टेंशन भी नहीं लेनी। टैक्स है ही नहीं ना, कंपनी लॉसेस में है, तो इसलिए टैक्स ही नहीं है, तो इसलिए जब टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई काम ही नहीं है। इसलिए आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की 15 वाली फिगर का सिंपली 80% लें और बस उसको ग्रो करते जाएं। हाँ जी, उसके बाद होगा लेकिन पता नहीं कितना होगा। बिल्कुल निकालनी, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि 5 साल तक टैक्स नहीं है, उसके बाद क्या? तो उसके बाद है लेकिन पता नहीं कितना है। क्योंकि वो जो कैपेक्स देखें, डेप्रिसिएशन ना आप निकाल नहीं सकते। ये जो मजीद कैपेक्स होना है अच्छा खासा है, ये 25 मिलियन एक है, किधर गया? 15 बिलियन एक है, 25 बिलियन एक है, तो इनकी डेप्रिसिएशन आप नहीं कर सकते कैलकुलेट, इसलिए डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना पड़ेगा।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन लास्ट ईयर इंटू 1.08। तो 15 वाले जो इनकम स्टेटमेंट में है उनका 80% ले और बस उसको 8% महंगा करते जाते हैं। 8827 9534 10296 11120 12010 डेप्रिसिएशन अभी तो बता रहा था यार। डेप्रिसिएशन लिखनी है कि नहीं लिखनी? डेप्रिसिएशन लिखे नहीं तो क्या करें, लिखें कि ना लिखें? डेप्रिसिएशन हम लेस कर दें तो प्रॉफिट निकलेगा, उस पर टैक्स लगाएंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, तो टैक्स देना ही नहीं है हमने। तो डेप्रिसिएशन लेस करके फिर ऐड करने की जरूरत ही नहीं रही। डेप्रिसिएशन और क्या है? फाइनेंशियल चार्जेस। और फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा तो फिर उसको सेम चला लेते हैं हर साल। नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस का इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक है? वो तो लोन के ऊपर पड़ते हैं ना। इन्फ्लेशन उस चीज पे लगती है जो बार बार नया खर्चा होना होता है। तो लोन लिया वो बस रेट लगता जा रहा है। अब आपको ये तो नहीं कहा कि वो काइबर प्लस समथिंग है। कितनी? 9793। अच्छा, इसमें आईकेप का सॉल्यूशन है ना, ये बाकी तो ठीक है, ये इंटरेस्ट इग्नोर था, लेकिन मैं उस पर मुतमईन नहीं हूँ क्यों इग्नोर था। अगर आप ये नोट लिखें कि हम अज्यूम करेंगे कि उनसे कहेंगे लोन बस पे ऑफ करो, जाओ बस खत्म कर दो, हमें लोन वाली कंपनी नहीं चाहिए। अगर इस असम्पशन पे चलना है तो इंटरेस्ट उड़ा दें। तो मुझे तो यही इस बनान है कि इंटरेस्ट रहेगा। क्या? हाँ। नहीं, ये माइनस होगा तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकलेगा और फिर उसको केई अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अभी यही करने लगे, लेकिन मैंने केई वैक के चक्कर में इसलिए डाला नहीं क्योंकि इसमें है ही नहीं डिस्काउंट रेट ऐसा कि उसको हम केई और वैक की बेस में पढ़ें। मैंने सिर्फ इतना लिंक किया है कि ये तो तय है कि हमने उसके शेयर्स खरीदने हैं, तो जब शेयर्स खरीदने हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से ही निकलेंगे। सवाल में इनकंसिस्टेंसी है, इसमें केई होता या वैक ही होता लेकिन डेट की वैल्यू होती तो हम बिल्कुल फ्री कैश फ्लो टू फर्म वैक से डिस्काउंट वैल्यू ऑफ पूरा बिजनेस निकलता, फिर उसमें से डेट माइनस कर लेते तो पीछे वैल्यू ऑफ इक्विटी रह जाती। ये बिल्कुल ऐसा ही होता, लेकिन ये सवाल की डेटा की इनकंसिस्टेंसी है। पुराना सवाल है, माफ कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो चीजें ठीक कर सकते हैं वो तो कर लेना। कैश फ्लोस तो हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ही लेना। उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया, जो आंसर निकला बस वो इक्विटी की वैल्यू है। तो ये नहीं कोई तुक। अब सवाल की इनकंसिस्टेंसी है
जब चीजें अज्यूम ही करनी है तो अल्टरनेटिव भी अज्यूम करके चल सकते हैं। आप ना लिखें इंटरेस्ट कि जी आप वो डेट पे ऑफ हो जाएगा बस। तो जब चीजें हैं नहीं पूरी तो फिर जो स्टूडेंट जो अजम्पशन लेगा और वो अजम्पशन रीजनेबल होगी, सेंसेबल होगी, तो उसको ठीक माना जाएगा। क्या क्या? तो फिर इंटरेस्ट भी हाँ। अच्छा अभी ना उस मैं चूंकि उस बहस में गया रही ना कि कैश फ्लोस का डिस्काउंट क्या होना चाहिए, उससे पहले ही मैंने ये सवाल निकाल दिया है। क्योंकि जब हम उन बहस में चले जाएंगे ना फिर उसके बाद इस सवाल पे आते तो फिर एतराज बढ़ जाते। इसलिए मैं वो सवाल निकाल रहा हूं पहले पहले जो उस एक्स्ट्रा नॉलेज के बगैर बगैर हो सकते थे। तो इसलिए मैं उस केई और वैक में नहीं गया। आज के दौर में ये सवाल आएगा तो उम्मीद है कि इसमें क्लैरिटी होगी कि केई है कि वैक है, क्योंकि अब रिसेंटली जो 2-4 साल में सवाल आए हैं ना उसमें वो वैक और केई और बीटा उसमें ठीक ठाक लेके गया हुआ। तो इसलिए पुरानी खताएं हैं, इनको जाने देते हैं ऐसे। आप क्या कह रहे हैं? इधर को आवाज आई थी कि फिर गलत क्यों होता, फेल क्यों होता? हाँ तो अब आप कह रहे हैं कि सब लोग पास क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि लोगों ने रेवेन्यू नहीं निकाला होगा। यानी मसला सिर्फ इस इंटरेस्ट के नहीं आया होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाकी सबने सब ठीक किया होगा और बस इस इंटरेस्ट वाली फिगर पे पास या फेल हो रहे होंगे। रेवेन्यू नहीं निकाला होगा लोगों ने, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ठीक नहीं निकाली होंगी, बाकी पेपर के सवाल ठीक नहीं किए होंगे, पेपर पूरा नहीं किया होगा, तो मल्टीपल रीजन है फेल होने के। नाइन सेवन नाइन थ्री 9793 9793। अदर इनकम के बारे में बिल्कुल बताया हुआ है। ये बताया हुआ है नीचे वाले पॉइंट 5 में कि अदर इनकम को आप रेवेन्यू के साथ बढ़ा लें। अब रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है? उसमें तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ रही हैं और पता नहीं क्या क्या बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू की रेशो में बढ़ा लें। रेवेन्यू की रेशो में बढ़ाने का मतलब है कि 2015 का रेवेन्यू कितना था? 144,342। 2016 का रेवेन्यू कितना हो गया जो हमने निकाला? वन सिक्स फाइव फोर 2015 की अदर इनकम कितनी थी? वन फाइव जीरो अब जितना ये बढ़ा है उतना ये बढ़ेगा। कैसे? 150 वन को पिछले साल के रेवेन्यू से डिवाइड कर दें।
और अगले साल के रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर ये पिछले साल का है तो नए साल का कितना होगा? हाँ हाँ, यही वाला काम अब जब आप 17 कैलकुलेट करेंगे तो जो 16 वाली इनकम निकाल चुके होंगे उसको इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई, फिर 17 वाली अदर इनकम निकल आएगी, फिर 17 वाली अदर इनकम को 17 के रेवेन्यू से डिवाइड 18 के रेवेन्यू से मल्टीप्लाई। तो ये काम आपको बुनना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि इन लाइन विद रेवेन्यू। उसने ये नहीं कहा कि वो जो इन्फ्लेशन है वो, उसने कहा इन लाइन विद रेवेन्यू। तो इसका मतलब रेवेन्यू की रेशो के साथ साथ इसको बढ़ा दें। ये रेशो के साथ बढ़ाने वाली बात आई समझ? ये 15 में ये इतना था, ये इतना था, तो अगर ये 16 में इतना बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ेगा? आप ये रेशो भी ले सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट बढ़ा, ये कितने परसेंट बढ़ गया, 14 पॉइंट समथिंग, तो इसको भी 14 पॉइंट समथिंग बढ़ा दें, या फिर जैसे मैंने रेशो बनाई है ऐसे कर लें। और एग्जामिनर को इतना बता दें कि ग्रो इन रेशो ऑफ रेवेन्यू, या अगर या ये फार्मूला ये बना दें कि लास्ट ईयर अदर इनकम divided by last year revenue into current year revenue. पिछले साल की अदर इनकम डिवाइडेड बाय उसी पिछले साल का रेवेन्यू इनटू करंट ईयर जिसकी हम अदर इनकम निकालना चाह रहे हैं। यानी आपने 16 की अदर इनकम निकालनी है तो 15 की अदर इनकम डिवाइडेड बाय 15 का रेवेन्यू इनटू 16 का रेवेन्यू। 1720 1952 22 222 4 2384 हैं जी 2551 2551। इसके बाद आ जाएगा कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल। कैपेक्स भी उसने बताया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी उसने बताया हुआ है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो उसने बताया हुआ है वो वर्किंग कैपिटल का बैलेंस बताया हुआ है या वो चेंज बताया हुआ है जिसको हमने कैश फ्लो लेना होता है? इंक्रीज, चेंज बताया हुआ है जिसको हमने कैश फ्लो लेना होता है। तो कैपेक्स को भी एज इट इज जिस साल का है वहां लिख लें। ये 2016 है, ये 16 17 18 19 20 है। तो कैपेक्स का है 15,000 और कहा 25,000 और वर्किंग कैपिटल उसने ऑलरेडी इंक्रीज ही बताई हुई है। 16 में 5350 3450 2500 1500 और 1500।
अच्छा, इसके बाद अब ये जो 5वां कॉलम होगा, इसका जो कैश फ्लो निकला होगा उससे टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी और बस 16% पे डिस्काउंट हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका 40% लेंगे तो ये रिक्वायर्ड पूरा होगा। अरे ये तो कम देर का सवाल था, दूसरा सवाल ज्यादा देर का है यार। चलें ठीक है, 51 यही बस।